हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कंसेप्ट मास्टर में। आज हम चौथा सेट लगाने वाले हैं और चौथा सेट को हम लोग आज देखेंगे। बिहार एसआई का जो परीक्षा हुआ था 22/12/2019 के द्वितीय पाली में 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई थी फरवरी 1918 को हुई थी। फरवरी 1918 को याद रखेंगे। खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 को हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को और चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों कि फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, मार्च 1918 में खेरा सत्याग्रह, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण सत्याग्रह जो 1917 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि भारत में दोबारा इनको छोड़ के चलेंगे। और भारतीय संविधान की उद्देशिका के में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो याद रखें, कानूनी का, ऐसे सामाजिक का है, राजनीतिक का है और आर्थिक का है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश का उल्लेख नहीं है, प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है। अब चलो देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित याचिकाओं का उल्लेख। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, जबकि व्यादेश का उल्लेख नहीं है। अब इन पांचों रीट की बात की जाए तो ये 5 रीट जो है अनुच्छेद 32 में इनका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 32 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन आते हैं, उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण जो है, अधिकार परीक्षा लेख। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? तब विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट तो हम लोग सभी आदमी जानते ही है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो नेपाल से संबंधित जो है उनको याद रखेंगे। ग्रेट हिमालयन है, महाभारत श्रृंखला है और शिवालिक श्रृंखला है। कहता है अरकाना योमा, जिसे अरकाना पर्वतमाला या अराखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वतमाला है जो भारत के साथ सीमा निर्धारित करती है और शेष 3 पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल से संबंधित है। तो याद रखें, ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला को याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं। अब इनकी बात की जाए तो प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों से होता है। प्राक्कलन समिति का गठन जो है लोकसभा सदस्य करेगा, जबकि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपकरण समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों कि 30 होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो याद रखेंगे, त्रिपुरा को याद रखेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य का उल्लेख आप लोग सभी आदमी याद रखें, 51 का क। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य तत्समय के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न हम याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? तो अधातु की बात की गई है तो ब्रोमीन को याद रखेंगे, और धातु की बात की जाएगी तो पारा को याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। 11 अधातुएं कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में, जबकि अन्य अधातुएं ठोस अवस्थाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। तो यह
करंट का प्रश्न है, इंडोनेशिया को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि इकाई सतत क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है, तो याद रखेंगे दाब को। फिर इसके बाद होगा कि मालविक काग्नित्रम के लेखक कौन है, तो मालविक काग्नित्रम के लेखक कालिदास है, कालिदास को याद रखेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है, तो ये भी हमारा करंट का प्रश्न है, फिर भी अब देख लेंगे कि इसका जो है ट्यूबरक्लोसिस निक्षय पोषण योजना। उसके बाद हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में कौन है, तो जानते ही है कि हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है, तो बहुत इजी प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को याद रखें। भारत के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः विधिक दृष्टि से आगे प्रश्न है कि गणित का प्रश्न है 19 का, और 20 का प्रश्न भी गणित का ही है। और चलिए 22वां प्रश्न हम देखेंगे, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मिल्क पत्थर है, तो शिक्षा के क्षेत्र में। और उसके बाद हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है, तो हीराकुंड बांध जो है आप लोग सभी आदमी जानते हैं महानदी पर है, और महानदी पर कहाँ में है, तो उड़ीसा में। उसके बाद खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है, खमसीन के बारे में तो जानते ही है कि यह मिस्र की है। खमसीन गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है, जिसे मिस्र के स्थानीय स्तर पर खमसीन कहा जाता है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल के डैश के कारण होता है, तो जानते ही अपवर्तन, कल ही हम इन प्रश्नों को किए थे कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे प्रकाश बिंदु स्रोत प्रतीत होते हैं, और तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है, और इसमें उनका पथ परिवर्तन लगातार होता रहता है, जिसके कारण तारे आभासी स्थिति बदलती रहती है। चूँकि तारे की आभासी स्थिति बदलती रहती है तथा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही वाले को हम लोग याद रखेंगे कि एथेनॉल जो है पानी में घुलनशील नहीं है। एथेनॉल जो है कमरे के तापमान पर तरल होता है। एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहते हैं, और एथेनॉल टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हम याद रखेंगे कि, और एक चीज़ और कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। और फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो स्थानीय शासन को याद रखेंगे। अब बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो संघीय सूची में स्थानीय शासन, रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। संघ सूची में बहुत सारी चीज़ें आती है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में जो है राष्ट्र 100 चीज़ों की वर्णन की गई। राष्ट्र सूची कहता है यह जो है आपका भाग 7 में मिल जाएगा। और संघीय सूची में मूल रूप से 97 विषय है, वर्तमान में 100 विषय है। इसके अंतर्गत सम्मिलित है रेलवे, रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदि संघ सूची का विषय है, जबकि स्थानीय शासन राष्ट्र सूची का विषय है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं जनित्र। जनरेटर या जनित्र जिसे विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न होगा, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे कि ऑलिव रिडले कछुआ जो है
पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 13वीं ईस्ट एशियाई समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो सिंगापुर को याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न हमारा होगा यदि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम याद रखेंगे दोस्तों कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। उसके बाद न्यूटन की गति के प्रथम के नियम अनुसार आप लोग सभी आदमी जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो होगा गणित का प्रश्न होगा, उनको छोड़ के चलेंगे। और उसके बाद ये भी 33 नंबर भी गणित का प्रश्न है। अब अगला प्रश्न हमारा होगा मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो एल्विओलाई याद रखेंगे कि यह गुब्बारे के समान दिखाई देता है। और उसके बाद डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखेंगे कि यूएई व सऊदी अरब। कहता है जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल जो है गंगा नदी पर याद रखेंगे दोस्तों कि गंगा नदी पर बनी है जयप्रकाश पुल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन पे विचार करना है। तो यह तीनों कथन जो है सही है। तीनों कथन देखते हैं कि कौन कौन से। कहते हैं भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइज ITLU को मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दे दी है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे और इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी के सभी कथन सही है। उसके बाद याद रखेंगे कि सभी जो है करंट अफेयर है जो कि हमारे अभी वर्तमान से नहीं है। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो पहली आर्थिक जनगणना जो है 1977 में की गई थी और नियमित रूप से जनगणना जो है 1872 में की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न याद रखेंगे कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो 17वें लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी मलेशिया का 16वां राजा बन गया है? तो याद रखेंगे सुल्तान अब्दुल्ला को याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद समाचार पत्र रस्त गोफ्तार जो है का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से था? तो याद रखेंगे दोस्तों कि पारसी धर्म से था। तो समाचार पत्र रस्त गोफ्तार एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था जो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 ईस्वी में बॉम्बे से शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म के सुधारों से था। अगला प्रश्न होगा ब्रेड मिल्ड राइजोप्स में जनन होता है। तो ब्रेड मिल्ड राइजोप्स में जनन होगा बीजाणु गठन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न होगा अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो नेपाल को याद रखेंगे दोस्तों। और उसके बाद अगला प्रश्न होगा भारत के डैश राज्य में हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो जानते हैं नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्निवल फेस्टिवल। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध देते हैं। कहता महात्मा बुद्ध ने मानव जीवन के सभी दुखों के नाश हेतु अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया। यह अष्टांगिक मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो जानते ही है कि 1931 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके
सम्मान में जारी किया है? तो यूनाइटेड के जो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में नया सिक्का ब्लैक होल स्थापित किया है। उसके बाद बंगाल में 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। याद रखेंगे इनका शासनकाल जो है 1899 से 1905 तक था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान जो है सती प्रथा पर नहीं था, पुलिस सुधार पर था, बंगाल विभाजन पर था और सेना एवं न्यायिक सुधार। सती प्रथा पर जो रोक लगाए थे वह कौन थे? तो विलियम बेटिंग का अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1928 से 35 तक के उनका शासनकाल था। और अगला प्रश्न हमारा होगा कि पेक्काली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पेक्काली धान जो है केरल से संबंधित है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26। और धर्म की स्वतंत्रता का जो वर्णन है 25 से 28 के बीच में किया गया है, जिसमें धार्मिक कार्यों का प्रोत्साहन से संबंधित जो है स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया। अब कुछ है डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ लेते हैं। कहता अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रावधान करने, अपने स्तर धर्मार्थ और धार्मिक परियोजनाओं में संस्थाएं बनाने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि संविधान का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बन जाते हैं। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो तीजन बाई गायन से संबंधित है, सिंगर है। उसके बाद पुंगानूर एक नस्ल है, तो पुंगानूर जो है गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय आप लोग सभी आदमी जानते हैं मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना एक स्वायत्ता विनियामक निकाय के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1922 के प्रावधानों में किया गया था। इसकी जो मुख्यालय है मुंबई में है। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्राई कौन सही है? तो ट्राई की स्थापना 1997 में हुई थी, बात सही है। स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र का रेगुलेटर है और डॉक्टर RS शर्मा TRAI के वर्तमान मुख्य अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला प्रश्न होगा कि बिस्के की खाड़ी, प्रश्न हमारा लगता है छूट गया है। कहता है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के एक ही तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, तो वह जो है आप याद रखेंगे बिस्के की खाड़ी, जो एक ही तटीय क्षेत्र बनाती है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस के पश्चिम, स्पेन के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, जिसमें मौसम प्रायः तूफानी रहता है। यह जलराशि स्पेन, फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का। अगला प्रश्न याद रखेंगे कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है मिजोरम में है। फोंगपुई जिसे ब्लू माउंट भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो म्यांमार के सीमा के निकट स्थित है। कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किसके इतिहास से था? तो कारकोता जम्मू कश्मीर कारकोता। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाल है, यह सही है। यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह प्राध्वनिक गति से चलती है और यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। अगला प्रश्न हमारा होगा, एक मिनट, कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो सभी आदमी जानते हैं, कुंवर सिंह के बारे में तो सभी आदमी सुने ही हैं। कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिला जगदीशपुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा होगा कि करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर को छोड़ के चलेंगे। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से देश सार्क के सदस्य है? तो याद रखेंगे कि 1 2 3 4 5 सभी है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। उसके बाद निम्नलिखित में कौन से ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो राम मोहन राय को याद रखेंगे। अगला प्रश्न होगा, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 को याद रखेंगे दोस्तों कि 1828 को। और नीरज चोपड़ा के बारे में जानते ही है, जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक। और निम्नलिखित में किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुंबकीय की प्रेरण की खोज फ्राइडे ने की थी। कब की? तो 1831 में माइकल फ्राइडे द्वारा की गई, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 में जोसेफ हेनरी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों के निर्वहन कर सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया था। तो यह गुड़ के बारे में जानते हैं, गुड़ जो है सुर्खियों में था, गुड़ का नाम मरायूर। अगला प्रश्न हमारा होगा कि डैश ने सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल के रूप में क्लोरोफाइसी को जानते हैं। क्लोरोफाइसी शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण करता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, सभी आदमी जानते हैं। उसके बाद शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, हरा, लाल और भूरा पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों वर्णकों के आधार पर शैवालों के 3 प्रमुख में विभाजित किया गया है। क्लोरोफाइसी हरा वर्णक, दूसरा रोडोफाइसी लाल वर्णक इसमें पाया जाता है, और फियोफाइसी जिसमें भूरा वर्णक पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह कोई लाभ के पद पर न हो। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा, गणित का प्रश्न है, छोड़ के चलेंगे। उसके बाद सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद स्थित है, तो यह जो है काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सामरिक रूप से समय भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को याद रखेंगे कि मनाया जाता है। और बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि निम्न में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई तो जानते ही है, कैलोरी, BTU और फोन नहीं है, जूल तो है ही। उसके बाद भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है मित्र शक्ति, कौन सा है? मित्र शक्ति। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, तो वह जो है आपका याद रखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46 के बीच में अंग्रेजों के मध्य सिखों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें सिख पराजय होते हैं। मार्च 1846 में लाहौर की संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न होता है निम्नलिखित में किसके द्वारा पावर्टी
एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। तो दादा भाई नौरोजी को तो जानते ही, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। रंगानाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। रंगानाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है याद रखेंगे दोस्तों कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र याद रखेंगे MgOH के होल ट्वाइस। अगला प्रश्न हमारा होगा दोस्तों कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मिल्कमैन। निम्नलिखित में कौन सी विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो समरूपी अंगों का उदाहरण जो है चमगादड़ के पंख है, पक्षी के पंख है और बंदर के हाथ है, याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित में इनको छोड़ के चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को शक्ति देता है संसद के विश्रांतिकालिक अध्यादेश जारी करने की। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा कि 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और डॉक्टर KM मुंशी। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र तथा DP खेतान। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा होगा नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिया तो प्लिनी को याद रखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा होगा कि पक्षी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पक्षी के बारे में जो है याद रखेंगे 2, 3, 4, यानी यह निशांत नामक UB1 का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं और यह भारत का उत्पादक है पंछी। उसके बाद एंटीसेप्टिक मिशन इंद्रधनुष का संबंध, यह करंट का प्रश्न है। लोथल किस नदी के पर स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी पर, याद रखेंगे कि लोथल जो है भोगवा नदी पर। लोथल खंभात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के मध्य स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह या गोदी बराव के अवशेष से प्राप्त है। वीडियो में अंत तक बने हुए रहने के लिए धन्यवाद।